तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स हमारा रेसे वाली फसलें। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स किसके बारे में? रेसेदार फसलें। रेसेदार फसलें मतलब स्टूडेंट्स हमारी कौन सी क्रॉप्स? तो सर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर फाइबरस क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिनसे क्या निकलता है सर? फाइबर्स निकलता है, रेसे निकलते हैं। इन क्रॉपों से क्या निकलता है सर? रेस निकलते हैं, रेसे। तो स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों ने एक नाम जरूर सुना हुआ होगा, जूट, या स्टूडेंट्स इसमें आपने नाम सुना होगा पटसन। बोले जी सर बिल्कुल, हमने जूट और पटसन के बारे में सुना हुआ है। तो स्टूडेंट सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए जूट का वनस्पतिक नाम क्या होगा, इसका स्टूडेंट्स बॉटनिकल नेम क्या होगा? जूट का, जिनसे बोरे बनाए जाते हैं, वो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, बोरियां बनती हैं। बोले जी सर। जूट से स्टूडेंट्स आप लोगों के घरों के पैरदान वगैरह बनते हैं, डोरमेट। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका बॉटनिकल नेम यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो कॉर्कस स्पीसीज होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारी वैरायटियां आती हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स ये? तो इसका स्पीसीज का नाम है सर कॉर्कस स्पीसीज। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो बोले आसानी से बन जाएगा। चलिए क्लियर है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कि भैया जूट जो है वो एक सफेद जूट होता है और स्टूडेंट्स एक होता है तोस्ता। जूट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं मेनली? तो सर एक होता है सफेद जूट, एक कौन सा जूट होता है सर? व्हाइट कलर का, और एक कौन सा होता है स्टूडेंट्स? तोस्ता। ठीक है, या तोस्सा कहते हैं, तोस्सा। क्या कहते हैं इसको हम लोग? तोस्सा कहते हैं। ये जूट है स्टूडेंट्स, तोस्सा जूट और सफेद जूट, ये दो टाइप के जूट होते हैं। एक होता है सफेद जूट, एक होता है तोस्सा जूट। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। इसलिए स्टूडेंट्स इसके नाम के साथ में क्या लगता है? स्पीसीज लगता है। जिसके नाम के वनस्पतिक नाम के साइड में यदि क्या लग जाए? स्पीसीज शब्द जुड़ जाए, समझ जाना उसकी एक से ज्यादा क्या होती हैं? वैरायटियां होती हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसमें आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भाई इसका क्या बताइए? कुल का नाम बताइए। कुल बताइए, कुल। इसकी फैमिली क्या है? इसकी फैमिली क्या है? तो क्या होगा स्टूडेंट्स इसकी फैमिली बताइए जरा। पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इसकी फैमिली बताइए, किस फैमिली का सदस्य स्टूडेंट्स ये? जी, कौन से परिवार का सदस्य है? तो यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर यदि पूछ लिया जाए कि भैया ये परिवार कौन सा है, कौन से परिवार में इसने जन्म लिया है, तो स्टूडेंट्स ये है आप लोगों का टिलियेसी परिवार। कौन से परिवार में जन्म लिया इसने? तो स्टूडेंट्स टिलियेसी परिवार का ये सदस्य है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा आसानी से। उत्पत्ति स्टूडेंट्स, उत्पत्ति इसका ओरिजिन कहां हुआ है? कौन से देश में हुआ है? उत्पत्ति स्थान कहां है? उत्पत्ति स्थान जी बताइएगा। उत्पत्ति स्थान यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया उत्पत्ति स्थान कहां है, तो स्टूडेंट्स इंडो बर्मा। इंडो मतलब इंडिया और वर्मा मतलब आज का स्टूडेंट्स म्यांमार। पहले उसका नाम बर्मा था, पुराना नाम क्या है? जैसे हमारा हिंदुस्तान, फिर इंडिया हो गया, भारत भी है हमारा नाम। तो तीन नाम है हमारे, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि भैया इंडिया में पहले, ठीक है, जो हिंदू सम्राट चलते थे इसलिए हिंदुस्तान हो गया। कुछ लोगों का कहना है स्टूडेंट्स कि यहाँ भरत मुनि रहते थे, सर भरत नाम हो गया, राजा भरत। कुछ लोगों का कहना है स्टूडेंट्स, अंग्रेजों का कहना है कि भाई आप लोग इंडस नदी के इधर हैं, पंजाब से वो इधर आए थे, कहां से होते हुए? अफगानिस्तान से होते हुए, तो उन्हें बीच में इंडस नदी मिली, तो इंडस से उन्होंने क्या कर दिया? इंडिया कर दिया। बोले जी सर। तो वही स्टूडेंट्स, वही एरिया इनका क्या है? उत्पत्ति स्थान है। तो इंडो वर्मा लिखा जाता है, इंडो वर्मा स्टूडेंट्स का क्या है? उत्पत्ति स्थान है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, पेपर में दिया आएगा तो आसानी से हमसे ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स जूट में फूल आते हुए तो आपने देखा नहीं होगा, जूट में फूल आते तो आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि जूट की खेती, ठीक है, साउथ तरफ ज्यादा होती है, नॉर्थ वाले एरियो में बहुत कम होती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपसे क्या पूछा जाता है कि भैया बताइए इसका पुष्पक्रम क्या होगा? इसका
पुष्पक्रम क्या होगा? तो एनीवन कोई यदि जानता होगा कि इसका इन्फ्लोरेसेंस जो है, इसका पुष्पक्रम जो है वो क्या होना चाहिए, बताइए। इसका इन्फ्लोरेसेंस क्या होगा, पुष्पक्रम क्या होगा? तो सर इसका पुष्पक्रम होता है स्टूडेंट्स हमारा साइमोस। शायद नाम सुना है साइमोस का? बोले हाँ जी बिल्कुल, साइमोस का हमने नाम सुना हुआ है। साइमोस कैसा होता है स्टूडेंट्स? यदि मैं आपसे बोलूं कि भाई साइमोस का फ्लावर कैसा नजर आएगा आपको, तो क्या स्टूडेंट साइमोस जो है वो आप लोगों को ऐसा नजर आएगा? ये साइमोस होगा क्या? इस टाइप से यदि फूल निकलेंगे, एक ही जगह से बहुत सारे फूल निकलेंगे, तो क्या ये साइमोस होगा? या स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया साइमोस जो है वो ऐसा निकलेगा, इस टाइप से जो फ्लावर फूल बनेंगे, इस टाइप से जो फ्लावर बनेंगे वो आपका साइमोस होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन ए वाले को बोलोगे साइमोस की, ऑप्शन बी वालों को बोलोगे? तो बोले सर ऑप्शन बी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमोस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी वाले को हम लोग क्या कहते हैं सर, ये साइमोस है, इसे क्या कहा जाता है, साइमोस के नाम से जाना जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से बन जाएगा। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में इसका प्रोडक्शन होता है, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा, पूरे विश्व में इंडिया टॉप पर है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो जूट का उत्पादन होता है वो इंडिया वाले करते हैं। बोले यस सर, और इंडिया में भी कौन? सर इंडिया में भी सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला है हमारा तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है जूट का। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? पेपर में पूछा जाता है, गोल्डन फाइबर, गोल्ड के जैसी दिखाई देती है। व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? सफेद सोना। याद रखना भाई, कंफ्यूज होते हैं बच्चे। व्हाइट गोल्ड यदि आया, व्हाइट गोल्ड यदि आ गया, सफेद सोना यदि आ गया, तो सफेद सोना किसे कहा जाता है? सर सफेद सोना कहा जाता है कपास को, क्योंकि कपास जो होती, कॉटन जो होती, वो कैसी होती सर, व्हाइट कलर की होती है। और जो जूट जिससे सुतली बनती, सुतली जो बोरियां बनती, गेहूं रखते हैं आप लोग उसमें, गेहूं है, सोयाबीन है, मक्का है, आप बोरियां आती देखा होगा किसानों के पास में। बोले जी सर बिल्कुल। तो फ्रेंड्स जो बोरियां बनती है या जूट के जो पैरदान बनते हैं या रस्सियां बनती हैं आपने देखा होगा, तो फ्रेंड्स वो कौन से कलर की होती है सर? वो गोल्ड कलर की होती है। इसलिए फ्रेंड्स इसे क्या कहा जाता है? इसे गोल्डन क्या कहा जाता है? फाइबर कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। सुनहरी रेशा, यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए भैया सुनहरी रेशा किसे कहा जाता है, तो सर इसको क्या कहते हैं? सुनहरी रेशा के नाम से जानते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब फ्रेंड्स क्या जैसे आम के पेड़ में डायरेक्ट आपने आम देखा है, जैसे फ्रेंड्स आप लोगों ने पपीते के पेड़ में, पपाया के पेड़ में पपाया देखा हुआ है, तो क्या फ्रेंड्स इसे भी आप लोगों ने डायरेक्ट देखा हुआ है कि ये देखो ये जूट लटक रहा है, ये देखो ये रस्सियां लटक रही है, इसको निकालो और चलो इससे क्या कर लेते हैं, इससे कोई ना कोई, ठीक है, काम की चीज बना लेते हैं, कोई भी वस्तु बना लेते हैं ऐसी जिससे पैसा मिल जाए। तो ऐसा लटकते हुए मिल जाएंगे क्या आपको आम के पेड़ के जैसे, जैसे आम लटकते हुए मिल जाते हैं? बोल सर नहीं, पेड़ से स्टूडेंट्स क्या निकलेगा, उसके तने से क्या निकलेगा सर? उसके तने में ऐसे क्या मिलेंगे आपको, बिल्कुल बारीक से क्या मिलेंगे सर? रेसे मिलेंगे। वो रेसे आपको स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। उस रेशे को क्या करना पड़ेगा सर? निकालना पड़ेगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो फ्रेंड्स इसका जो हल्का सा गोल्डन कलर होता है, जूट का जो हल्का सा क्या होता है? गोल्डन कलर होता है, गोल्डन जो रंग होता है। तो फ्रेंड्स इस गोल्डन रंग का कारण क्या है? इस गोल्डन रंग का, सुनहरी रंग का, या जो सुनहरी रंग, या जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, पीला सा रंग बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस पीले से रंग का कारण क्या है? कौन से तत्व के कारण से जो है ये गोल्ड कलर का होता है या पीले से रंग का होता है? जी बताइए, किस कारण से पीला होता है? और सफेद भी होता है, क्योंकि हमने सफेद देखा है, तोसा देखा है आपने। अभी मैंने आपको दो नाम बताया था सबसे पहले जूट के, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से निकल जाते हैं। एक आपका हो गया सफेद जूट, सफेद मतलब कौन से कलर का सर? व्हाइट कलर का। और फ्रेंड्स दूसरा हो गया आप लोगों का कौन सा सर? तोस्सा। तोस्सा मतलब कौन सा वाला सर? गोल्ड वाला या पीले रंग वाला, पीले रंग वाला। तो फ्रेंड्स सफेद वाले का जो कलर होता है वो सफेद क्यों होता है बताइए? उसका कारण फ्रेंड्स क्या कारण है सर? उसका कारण है कैप्सुलैरिस। क्या कारण है? कैप्सुलैरिस।
ये उसका कारण है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि हमसे पेपर में पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से बन जाएगा। कैप्सुलरिस के कारण से ये तत्व पाया जाता है, इस कारण से ये क्या होता है, व्हाइट रंग का होता है। अब यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया जो जूट होता है जिनसे रस्सियां बनती हैं वो हल्की सी क्या होती है, गोल्ड सी होती है, व्हाइट येलो सी कलर की होती है, कौन से तत्व के कारण से होती है बताइए जी, कौन से तत्व के कारण से होती है? तो सर ये होती है हमारी किसके कारण से, नाम जरा सुनिएगा, ओलिट्रिशियस के कारण से होती है। किस कारण से होती है? ओलिटोरियस के कारण से होती है। इस तत्व के कारण से क्या होती है, पीले रंग की होती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स, क्या यदि आपने खेत में जूट लगाया है तो क्या इसको सर्दी की जरूरत पड़ेगी, गर्मी की जरूरत पड़ेगी, बारिश की पड़ेगी, या किसी भी मौसम में आसानी से हो सकता है? मतलब ये रबी में होगा, खरीफ में होगा, जायद में होगा, या ये ऑल सीजनेबल है, दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, कोई भी मौसम हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा या फर्क पड़ेगा? बताइए। पेपर में पूछा जा चुका है कि भाई ये आप लोगों की जो फसल है, जूट जो है आप लोगों की, वो कौन सी फसल में आती है? तो बोले सर एग्जाम्पल। तो क्या स्टूडेंट्स ये आपका एसडीपी में आता है? एसडीपी। या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का एलडीपी में आता है? या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का डीएनपी में आता है? अभी एसडीपी का मतलब क्या होता है भाई? सर एसडीपी का मतलब होता है हमारा शॉर्ट डे प्लांट। क्या होता है हमारा? शॉर्ट डे प्लांट, मतलब लघु दिवस पादप। लघु दिवस पादप इसे कहा जाता है। लघु दिवस पादप का मतलब क्या होता है कि भैया कम प्रकाश वाले, कम प्रकाश, मिनिमम लाइट। मिनिमम लाइट कब निकलता सर? बारिश में। मिनिमम लाइट कब निकलता सर? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में मतलब क्या होगा? तो सर बारिश की जितनी भी फसलें हैं वो सब एसडीपी में आएंगी। बारिश की जितनी भी फसलें हैं, मतलब खरीफ की जितनी भी क्रॉप है, खरीफ की सारी क्रॉप क्या यही आएंगी? बताओ जरा। बोले हाँ जी, एसडीपी में खरीफ की सारी फसलें आ जाएंगी। आपका मक्का है, धान है, ठीक है, ज्वार बाजरा यदि आप लगा रहे हैं, तो जो भी आप लगा रहे हैं स्टूडेंट्स बारिश के समय में, जून जुलाई में, वो सारी आपकी एसडीपी होगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा बारिश के समय में क्या होता है सर, बारिश के समय में कम प्रकाश निकलता है, कम प्रकाश निकलता, लाइट कम मिलती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा यदि पेपर में आएगा। एलडीपी का मतलब क्या होता है सर? एलडीपी का मतलब होता है लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट मतलब दीर्घ दिवस पादप। दीर्घ दिवस पादप। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, दीर्घ दिवस पादप होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स दीर्घ दिवस पादप का मतलब? लॉन्ग डे प्लांट का मतलब क्या होता है? बोले सर इसमें सारी की सारी कौन सी फसलें आ जाती? सर इसमें सारी रबी की फसल आ जाती। क्यों? क्योंकि भैया रबी की फसल लगाई जाती है स्टूडेंट्स कब? ठंड के मौसम में। और ठंड के मौसम में सुबह से धूप निकल जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसको ज्यादा प्रकाश चाहिए होता है, ये ज्यादा प्रकाश चाहने वाली होती है, इसलिए लॉन्ग लिखा। लॉन्ग मतलब किसकी बात कर रहा? ज्यादा प्रकाश की। शॉर्ट लिखा मतलब कम प्रकाश की। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा यदि पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। फिर स्टूडेंट्स डीएनपी का मतलब क्या होगा? डीएनपी, तो सर डीएनपी का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स यहां पर डे नेचुरल। क्या होता है सर? डे नेचुरल या डे न्यूट्रल हम लोग कहते हैं इसे। डे न्यूट्रल प्लांट मतलब जिसे किसी भी प्रकार से प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, तो प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब निष्प्रभावी है ये। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग सर? ये हम लोग बोल सकते हैं निष्प्रभावी, प्रकाश निष्प्रभावी, मतलब लाइट का कोई भी आपको इंपैक्ट इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो सर ये भी बन जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स जूट से आपसे पेपर में एक और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्टूडेंट्स जूट जो है वो आपका C3 पौधा है कि C4 पौधा है? ये बस बता दीजिए, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूज हो जाता है। C3 पौधा है कि C4 पौधा है? जूट, जूट आपने सबने देखा होगा, इसे हम लोग C3 प्लांट कहेंगे या इसे हम लोग C4 प्लांट कहेंगे? जी, जूट की हाइट क्या इंसानों की हाइट से ज्यादा बड़ी होती है? क्या जूट की हाइट इंसानों की हाइट से ज्यादा बड़ी होती है? बोले सर नहीं, कम ही होती है। तो ये कौन सा पौधा है आपका सर? C3 प्लांट है। सबसे ज्यादा बच्चे इसी में गलती करते हैं। C3 पौधे की कैटेगरी में इसको रखा गया है। जिन पौधों की हाइट इंसानों की हाइट से छोटी मिल जाए वो C3 होते हैं, और जिनकी हाइट आपको आम जैसे मिल जाए,
इमली जैसे मिल जाए, तो वो सब क्या होते हैं, जिनकी हाइट ज्यादा मिल जाती है वो C4 कहलाते हैं। जैसे गन्ना C4 में आता है आप लोगों का, क्योंकि गन्ने की हाइट ज्यादा होती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। मक्का इंसानों की हाइट से ऊपर चला जाता है, C4 में आता है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा। यदि हमसे यहां से यदि क्वेश्चन यदि पेपर में दिया आता है तो आसानी से आपको यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में मैंने आपको एक ये बेसिक बताया था कि भैया गन आपका जो जूट होगा स्टूडेंट्स, जूट खेतों में लगा होगा तने के रूप में। भाई तने को छीलना पड़ेगा हमें, तने को जब तक नहीं छीलोगे तो आपको रेसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि रेसे तो ऐसे लटकते हुए मिलेंगे नहीं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स रेसे निकालने की मेथड आपसे पेपर में पूछी जाती है कि भैया रेसे निकालने की क्या बता दो, मेथड बता दो। रेसे निकालने की क्या बता दो, विधि बता दो कि रेसे निकालने की विधि कौन सी होगी। तो बच्चों रेसे निकालने की विधि में आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स एक विधि आप लोगों की कौन सी है रेसे निकालने की, स्ट्रिपिंग विधि है। कौन सी विधि है, रेसे निकालने की विधि पेपर में पूछा जा चुका है भैया, याद रखना, स्ट्रिपिंग विधि है। क्या किया जाता होगा स्टूडेंट्स स्ट्रिपिंग विधि में, बताइए। यदि आपने कहीं पढ़ा होगा कि भैया रेसे निकालने की जो है स्ट्रिपिंग विधि बताइए, इसमें क्या करते हैं किसान, वो सर किसान खेत से क्या करते हैं, क्या लेकर आते हैं, बताओ। स्ट्रिपिंग प्रोसेस यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया स्ट्रिपिंग प्रोसेस क्या है, तो आप स्ट्रिपिंग प्रोसेस में क्या लिखना चाहेंगे। खेत में आपने देखा होगा सबसे पहले किसान क्या करता है, सर किसान का जो तना हो, किसान के खेत में जो तना लगा हुआ होता है, किसान उसको पहले तोड़ता है। बोले जी सर बिल्कुल तोड़ता है। फिर स्टूडेंट्स क्या करता है ये, वो सर उसको एक तालाब जैसा बना लेता है, खेत के बीचों बीच में या कहीं भी तालाब जैसा बना लेता है, और उसमें स्टूडेंट्स क्या करता है ये इनको डुबा कर रखता है। इनको क्या करता है, डुबा कर रखता है। इससे क्या होगा भाई, जो इनका जो तना है, जैसे मान चलो ये तना है, इस तने में बहुत सारे रेसे निकलने वाले, लेकिन अभी ये आसानी से नहीं निकलेगा, तो स्टूडेंट्स इनको वो फूलने के लिए रख देता है। फूलना समझते हो ना, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो आसानी से छीलने में इजी हो जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या हो जाती है, उसको फूलने के लिए रख देता है वो। बोले यस बिल्कुल। फिर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसानी से छिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स छिलने के बाद में फिर एक एक रेसे को अलग अलग कर लिया जाता है। एक एक रेसे को क्या कर लिया जाता है सर, अलग अलग कर लिया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही तो स्टूडेंट्स आप लोगों का जो बांस है, बेम्बू है, बेम्बू को भी तो ऐसे ही छीला जाता है, फिर उससे टोकरियां बनाई जाती हैं, उससे बहुत सारे ऐसे आपके सजाने के आइटम बनते हैं। देखा होगा आपने बेम्बू के बहुत सारे। तो स्टूडेंट्स ये उससे काफी महीन होता है, काफी पतला होता है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। तो पेपर में यदि आपसे पेपर पूछ लिया जाए कि स्ट्रिपिंग क्या होती है, तो क्या लिखोगे आप स्ट्रिपिंग में, डेफिनेशन के साथ यदि हम चलें कि स्ट्रिपिंग प्रोसेस क्या होती है, किसे कहा जाता है स्ट्रिपिंग, जी क्या है स्ट्रिपिंग प्रोसेस, किसे कहा जाता है। तो सर ये एक प्रकार की वॉशिंग मेथड है और प्योरीफाइंग मेथड है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जूट से रेसे निकालते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, डेफिनेशन बन जाएगी हमारी स्ट्रिम, ठीक है। स्ट्रिपिंग इज द प्रोसेस, स्ट्रिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फाइबर from the stock from the stock from the stock after stripping, आफ्टर स्ट्रिपिंग। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आपसे आसानी से ये क्वेश्चन बनना चाहिए। दे रेटेड या रिमूवल ऑफ फाइबर इज कैरीड आउट बाय अनदर मेथड। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर रेसे निकालने की एक विधि से हम लोग कह सकते हैं कि ये रेसे निकालने की क्या है, एक बहुत अच्छी विधि है। तने से रेसे हटाने की प्रक्रिया है। स्ट्रिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फाइबर फ्रॉम द स्टॉक। स्टॉक मतलब आपका क्या हो जाएगा, स्टेम मतलब तना, तने से निकालने की एक प्रक्रिया है। बोले जी बिल्कुल। कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता स्ट्रिपिंग क्या चीज है। अभी आपने टॉपिक पढ़ा है तो आपको अभी लग रहा है कि हाँ
ये तो बहुत इजी था, लेकिन जब पेपर में आ जाएंगे तो आपको दिक्कत कर देते हैं। तो स्ट्रिपिंग के बाद या स्ट्रिपिंग में ऐसा लिख सकते हैं, स्ट्रिपिंग प्रक्रिया में ऐसा लिख लो, स्ट्रिपिंग प्रक्रिया में तने से रेशे को हटाने, तने से रेशे को हटाने की प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। आई होप आप सभी लोगों से यहां से क्वेश्चन यदि आता है तो आप सभी लोगों से आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब फ्रेंड्स जूट जो है, जूट का क्रोमोसोम, हाँ चलिए जूट का क्रोमोसोम भी बता देते हैं। गुणसूत्र यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताओ जूट का गुणसूत्र क्या होगा, इसका स्टूडेंट्स क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, मतलब नर और मादा कितने होंगे, क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या 2n इक्वल टू कितनी होती बताओ, 2n इक्वल टू जी 2n इक्वल टू 14, 2n इक्वल टू 14 होता है स्टूडेंट्स गुणसूत्र, 2n बराबर 14। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों ने जूट को एक बार खेतों में लगा दिया है तो क्या स्टूडेंट्स ये आपकी ईयरली क्रॉप है, एनुअल क्रॉप है, या ये बाय एनुअल क्रॉप है, या स्टूडेंट्स ये आपकी पेरनल क्रॉप है? जी नाम सुना होगा आप लोगों ने एनुअल क्रॉप। बोले जी बिल्कुल। क्या ये एक वर्षीय फसल है, क्या ये द्विवर्षीय फसल है? जैसे गन्ना आपका द्विवर्षीय फसल और बहुवर्षीय फसल दोनों में आ जाता है। कुछ ऐसी फसलें होती हैं इनको एक बार लगा दो वो ठीक है काफी लंबे समय तक चलती, जैसे आपने क्या लगा दिया, आम लगा दिया, आम के बगीचे काफी लंबे समय तक चलेंगे। आपने पोमोग्रेनेट लगा दिया, अनार लगा दिया, अनार के जो है वो काफी लंबे समय तक क्या चलते हैं, बगीचे चलते हैं। तो ये आपकी पेरनियल क्रॉप हो जाती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, पेरनियल क्रॉप हो जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछे जा चुके हैं कि भैया बताइए पेरनियल क्रॉप मतलब क्या होता है। पेरनियल क्रॉप मतलब क्या हो जाता है, बहुवर्षीय फसलें, बहुवर्षीय फसलें। और यदि आपसे स्टूडेंट्स क्या जाए, बोल सर यदि हमसे पेपर में दिया जाए बाय एनुअल क्रॉप, यदि हमसे पेपर में दिया जाए कि भैया बाय एनुअल फसलें क्या होती हैं, तो क्या होती बताओ, बाय एनुअल, बाइनल क्रॉप क्या होती है? सर इसे हम लोग कहते हैं द्विवर्षीय फसलें, द्विवर्षीय फसलें कहते हैं। और यदि आपसे पेपर में क्या जाए भैया एनुअल क्रॉप क्या होती है, एनुअल क्रॉप, तो सर वार्षिक फसलें। जैसे आपका गन्ना, आपका क्या हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब वार्षिक हैं, एक साल के अंदर, एक साल के अंदर ही अंदर घर आ जाती हैं। सारी सब्जियां आपकी मैक्सिमम जो एक वर्ष की होती हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप बताइए जो आपका रेशेदार वाली फसलें हैं तो ये कितने साल की होंगी, एक साल की, 2 साल की, 3 साल की? तो सर ये मात्र 4 महीने की फसल है। कितने महीने की सर, 4 से 5 माह की फसल है, 4 to 5 months की है। तो ये बताओ किस में आएंगी? चाहे वो फसल एक दिन के लिए भले ही खेत में लगाई गई हो या वो 365 दिन के लिए लगाई गई हो, माना तो उसको एनुअल ही जाएगा, माना उसको एनुअल ही जाएगा। और जिस फसल को लगाने में मतलब 366 दिन हो जाए, मान लो वो द्विवर्षीय हो गई, एक दिन भी यदि ज्यादा हो गया तो हम उसे द्विवर्षीय में काउंट कर लेंगे कि भैया एक में फूल देगी और एक में फल दे देगी, और ये एक ही वर्ष में फूल और फल दोनों दे देती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। पेपर में यदि हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आसानी से हमसे क्वेश्चन बन जाएंगे। हर साल पेपर में एक वर्षीय फसलें, द्विवर्षीय फसलें और बहुवर्षीय फसलें पूछा जाता है। तो ये टॉपिक स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, आपको कंप्लीट करना है, ढूंढना है आप लोगों को एग्जांपल की एनुअल क्रॉप कौन कौन सी होती है, बायनुअल क्रॉप कौन कौन सी होती है, और पेरनल क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं। तो ये टॉपिक स्टूडेंट्स आप लोग ढूंढिएगा। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।